नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। 2022 कल पूरा हो गया और 2022 के साथ साथ बॉलीवुड के आज तक के इतिहास का सबसे काला अध्याय भी पूरा हो गया। सबसे काला अध्याय क्यों? क्योंकि बॉलीवुड ने आज तक की जो भी कमाई का जो सिस्टम रहा है पूरे भारत के फिल्म जगत में, उसमें अनुपातिक रूप में सबसे कम कमाई की। जी हाँ, 2019 में जो पूरी कमाई हुई थी फिल्मों की भारत में, जिसमें बॉलीवुड, साउथ की फिल्में, रीजनल फिल्में, हॉलीवुड की फिल्में, सबको मिला के जो भी आमदनी हुई थी उसका 75% 2019 में, जी हाँ, 75% जो था वो बॉलीवुड ने कमाया था। आपको ये जानकर एक सुखद आश्चर्य होगा। जी हाँ, सुखद आश्चर्य इसलिए क्योंकि हम सभी ये चाहते हैं कि ये बॉलीवुड का धंधा जो है वो पूरी तरह से ही समाप्त होकर एक नए सिरे से आरंभ हो, तभी कुछ हो पाएगा, वरना तो ये बॉलीवुड जो है वो हमको सबको उल्लू ही बनाता रहेगा और हमारी संस्कृति पर, हमारे राष्ट्र पर, हमारे धर्म पर चोट ही करता रहेगा। तो आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि 2022 एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट हुआ और 2022 में बॉलीवुड की कमाई पूरे फिल्म जगत की, पूरे भारतीय फिल्म जगत की कमाई की केवल 51% रह गई। और इस 51% में भी यह तब है 51% जब इसमें ब्रह्मास्त्र को बताया जा रहा है कि उसने भी अच्छी कमाई की है, जबकि हम जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र कितनी बड़ी फ्लॉप हुई है। तो वो ब्रह्मास्त्र के झूठे आंकड़े हैं, उसको निकाल दें तो ये आमदनी जो है वो 50% से कम रह जाती है। तो 50% से कम अब बॉलीवुड पहुंच चुका है। यहाँ तक कि इस वर्ष के अंत में रोहित शेट्टी, जिनकी लगातार फिल्में सफल होती रहीं, भूल भुलैया भी सफल हुई इनकी, भूल भुलैया 2, और वो सर्कस में फ्लॉप हो गए। और सर्कस में रणवीर सिंह भी फ्लॉप हो गए। रणवीर सिंह, आलिया भट्ट लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी को बताया जा रहा है कि वो सफल रही है, लेकिन वो सफल नहीं रही है, क्योंकि जब हम इनके हिट और फ्लॉप के आंकड़ों को देखेंगे तो जैसा कि तरण आदर्श कहते हैं कि बॉलीवुड में इस वर्ष हर एक हिट फिल्म के पेटे 10 फिल्में फ्लॉप हुई हैं। और फ्लॉप होने वाली फिल्मों में बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनको बताया जा रहा है, जैसे ब्रह्मास्त्र को बताया जा रहा है कि ये सामान्य हिट है। यानी कि एक भारती दुबे का एक इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया है कि उसमें वो ब्रह्मास्त्र को साधारण हिट बता रही है। वो उन्होंने उसको 3-4 तरह से कैटेगराइज किया है। सबसे पहले उन्होंने बताई ब्लॉकबस्टर फिल्में। तो हम उनके हिसाब से, भारती दुबे के हिसाब से, ब्लॉकबस्टर फिल्में कौन सी हैं? तो ये जो ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं इसमें से 3 तो साउथ की है और मात्र 2, जी हाँ 2, यानी दृश्यम 2 और दी कश्मीर फाइल्स। जबकि हम जानते हैं दी कश्मीर फाइल्स को बॉलीवुड की फिल्म इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विवेक अग्निहोत्री जो हैं वो मूलतः बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, लेकिन बॉलीवुड ने, आप सभी जानते हैं, इस फिल्म का अंत तक बिल्कुल प्राणपण से विरोध किया था और इसको तो फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में भी नॉमिनेट नहीं किया किसी ने, और इसको इनके निर्माता, निर्देशक और इनके कलाकारों को आमंत्रित तक नहीं किया। तो इसको तो हम बॉलीवुड फिल्म तो हम कहना नहीं चाहते किसी भी प्रकार से कि दी कश्मीर फाइल्स को हम बॉलीवुड में रैंक करें। तो बॉलीवुड की एकमात्र फिल्म जो ब्लॉकबस्टर हुई है इस वर्ष वो है दृश्यम 2। और दृश्यम 2 क्यों हुई है? क्योंकि वो भी एक साउथ की फिल्म की रीमेक है भाई जी, उसमें भी बॉलीवुड का कुछ ओरिजिनल नहीं है। तो 5 की 5 ब्लॉकबस्टर जो है इस वर्ष की हिंदी सिनेमा में, यानी कि हिंदी क्षेत्र में जो हुई है, हिंदी की जो बनी हुई फिल्में हैं उनमें हुई हैं, वो 5 की 5 बॉलीवुड से बाहर की हैं। केवल 2 में उनके निर्माता, निर्देशक और
उसके जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो बॉलीवुड से संबंध रखते हैं, लेकिन है वो वैसे बॉलीवुड से बाहर की। तो ये तो हाल बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवीज का है, जिनकी बेसिस पर ये आपको 51% भी दिखाई दे रहा है। इन 5 को निकाल दें तो ये 20% भी नहीं रहेगा। अब इसके बाद सुपर हिट मूवीज में है RRR, सुपर हिट में है RRR ब्लॉकबस्टर। एक बार फिर से याद दिला देता हूं, KGF 2, कांतारा, दृश्यम 2, दी कश्मीर फाइल्स। और अब बात चल रही है अवतार की, और एक भूल भुलैया 2 जो है वो वस्तुतः ये अवश्य है, ये मानी जा रही है कि ये भी ब्लॉकबस्टर थी। ये विशुद्ध बॉलीवुड की है, केवल एक। RRR सुपर हिट में है, RRR भी साउथ की है। और हिट में भारती दुबे किसको बता रही है पता है आपको? ब्रह्मास्त्र को। मैं नहीं मानता, मैं ब्रह्मास्त्र को इस वर्ष की सुपर फ्लॉप मानता हूं। 650 करोड़ के बजट की फिल्म, और उसको इस समय लोग कह रहे हैं कि 274 करोड़ उसने कमाई की। तो ये किस तरह से सुपर हिट, या ये हिट भी किस प्रकार से हो गई भाई? किसी भी मानक से नहीं होती है, उसकी लागत तो देखनी पड़ेगी ना। फिर एक लास्ट में जो अवतार फिल्म आई है वो भी सुपर हिट तो होने की ओर जा रही है, क्योंकि वो आई है वर्ष के अंत में और अभी चल रही है। उसके आंकड़े भी पूरे नहीं हुए, लेकिन वो लगभग 100 करोड़ से ऊपर कमा चुकी है। तो ये तो लेखा जोखा हुआ सफल फिल्मों का, और जो फ्लॉप फिल्में हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। इसके कारण क्या है इसकी भी हम बात करेंगे, और इससे यदि कोई बॉलीवुड में कोई सुधार हो सके, कोई उनके हिंदू घृणा में और राष्ट्र के प्रति द्वेष में कोई कमी हो सके, उसका उनको हटा के, तो भी हमें हर्ष होगा। लेकिन मैं आपको लिस्ट पढ़ रहा हूं जो बिग बजट मूवीज, बड़े बजट की, यानी कि 200 करोड़ से ऊपर के बजट की जो मूवीज फेल हुई हैं उनको आप सुन लीजिए। राधे श्याम, बच्चन पांडे, जर्सी, रनवे 34, हीरोपंती 2, धाकड़, सम्राट पृथ्वीराज, शमशेरा, लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन, विक्रम वेदा, सर्कस। ये एक छोटी लिस्ट है, बहुत लंबी एक जो हमारी लिस्ट है उसमें से एक ये छोटी लिस्ट है। अब यही जो भारती दुबे ने तो ये लिस्ट दी, तरण आदर्श ने और ओमैक्स इंडिया ने इनके कारणों का विश्लेषण किया कि क्या कारण है कि बॉलीवुड की लगभग सभी फिल्में इस वर्ष फ्लॉप हुई हैं। और जैसा मैंने बताया आपको, एकमात्र अपवाद जो है वो भूल भुलैया 2 कही जा सकती है, उसके अतिरिक्त तो कोई भी अपवाद नहीं है। दृश्यम 2, चलिए मान लेते हैं दृश्यम 2, तो दृश्यम 2 जो है वो वैसे भी साउथ की रीमेक है। अब कारण क्या है? कारण यह बताया जा रहा है कि कारण जो है वो है बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस, यानी कि जो फिल्में बन रही हैं, जो बड़े बजट की फिल्में जो बन रही हैं, उनमें उनका जो बड़ा बजट है, जिसको वो बड़ा बजट कह रहे हैं, उस बड़े बजट का अधिकतर जो वॉल्यूम है, अधिकतर जो उसकी वैल्यू है, वो केवल एक्टर और एक्ट्रेसेस के मेहनताने पर, एक्टर एक्ट्रेसेस की फीस पर खर्च हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि वे स्क्रिप्ट पर अधिक खर्च कर रहे हों, या रिसर्च पर अधिक खर्च कर रहे हों, या VFX पर अधिक खर्च कर रहे हों। उनके खर्चे का अधिकतर भाग जो है वो एक्टर एक्ट्रेसेस में चला जाता है। तो बात ये हो रही है कि ये जो मॉडल है ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि यदि मेहनताना देना है तो मेहनताने का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उचित होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, बराबरी का होना चाहिए। बराबरी का मतलब तो फिर ठीक है, आप ऐसे करें कि एक मिनिमम मार्क रखें, उसके ऊपर जिसको भी जाना है उसको, फिर जो फिल्म यदि सफल होती है तो फिल्म के प्रॉफिट में से उनको हिस्सा मिलना चाहिए, बजाय इसके कि साहब के 100 करोड़ रुपया आपने दे दिया अक्षय कुमार को और फिल्म ने 50 भी नहीं कमाए।
इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इससे तो ये है कि भाई अक्षय कुमार को 10 करोड़ दीजिए और फिल्म की यदि हिट होती है तो उसमें से उनको 25% हिस्सा दीजिए, 20-25% आप डायरेक्टर को दीजिए। इस तरह का जब तक कोई फॉर्मूला बॉलीवुड में नहीं आता है तो बॉलीवुड में जो फ्लॉप एक्टर्स हैं, जो बॉलीवुड में भाई भतीजावाद है, जो धर्मा प्रोडक्शंस और YRF ने बना रखा है, जो पूरी तरह से किसी भी सिफारिशियों को, और जिनको हम कहते हैं स्टार सन्स और स्टार डॉटर्स जिनकी बात चल रही है, तो उनके हिसाब से ही यदि चलता रहा तो बॉलीवुड का अंत जो है वह बिल्कुल निकट आ चुका है। बॉलीवुड को कोई भी बचा नहीं सकता और हम चाहते भी नहीं कि बॉलीवुड बचे। क्यों बॉलीवुड क्यों नहीं बचे, इसके भी कारण हैं। और आप ये देख रहे हैं कि बॉलीवुड में उर्दू पंथी इतनी हद तक हावी हो गई है कि आपको आज के समय में कोई ढंग का स्क्रिप्ट लिखने वाला भी नहीं मिलता। जो भी मिलेगा आपको तो वो डायलॉग उर्दू में लिख देगा। जैसे कि आपने देखा स्क्रिप्ट लिखने वाले जो पुराने जो थे हमारे चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी महाराज जैसे, जो संस्कृतनिष्ठ हिंदी लिख सकते थे, वो भी अब उर्दू पे आ गए। और सम्राट पृथ्वीराज जैसे एक ज़बरदस्त कथानक की ऐसी तैसी कर दी उन्होंने। यानी कि बजाय इसके कि वो दूसरों को नकल कराएं अपनी, वो लोगों की नकल करने लगे। और जो तरह तरह के यहाँ पे उर्दू दांत बैठे हुए हैं, उनसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो हर चीज़ में इस्लाम ले आएंगे, वो हर चीज़ में हिंदू द्रोह ले आएंगे, वो हर चीज़ में राष्ट्रद्रोह ले आएंगे, वो हर चीज़ में गेरुए और भगवे का अपमान करने का प्रयास करेंगे। हर कदम कदम पर जो उनका मज़हब है और जो उनकी हिंदू घृणा है, उनके मज़हब ने उनको सिखाई है, उसको हर कदम पर वो कहीं ना कहीं ले ही आते हैं। इससे तो आप यदि अवतार देख लेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि किस प्रकार से वे नॉन एब्राहमिक जो वैल्यू सिस्टम है उसको एक प्रकार से ऑनर करते हुए दिखते हैं। और अवतार का यदि आप उसमें थोड़ी गहराई में जाके देखें तो अवतार की जो धारणा है उसको भी कुछ हद तक दिखाते हुए, सही रूप में चित्रित करते हुए दिखते हैं। तो इस स्थिति में यदि बॉलीवुड के साथ ये हुआ है 2022 में, मैं तो ये मानता हूँ ये अत्यंत स्वागत योग्य है। अब आइए 2023 में क्या होना जाना है। 2023 में हमारे जो बड़े हीरो हैं नक्शेबाज, यानी कि पठान साहब, यानी कि शाहरुख खान साहब, उनकी 3 फिल्में आनी हैं। तो इन 3 फिल्मों के स्वागत को सबको तैयार रहना चाहिए। उसके अलावा सलमान भाई की 2 फिल्में आएंगी। सलमान भाई मॉडरेट माने जाते हैं, इसलिए उनकी फिल्में कई बार सफल हो ही जाती हैं, लेकिन अब वो हो गए बुढ़ऊ बुरी तरह से। अब वो अगर टाइगर 3 बनाएंगे और किसी का भाई किसी की जान टाइप कुछ बनाएंगे तो मुझे लगता है कि लोग भी अब धीरे धीरे उनसे भी उकताने लगेंगे। हाँ, लेकिन उनके प्रति और उनके पिताजी सलीम भाई के प्रति लोगों को इतना विद्वेष नहीं है जितना कि ये शाहरुख और आमिर से हो गया है। तो अब आप ये तय कर लें कि पठान और दुनकी का और इस तरह की जो फिल्में लाएंगे हमारे पठान साहब, शाहरुख खान, तो उनका क्या हश्र होगा आप बताएंगे, और सलमान खान की फिल्मों का क्या हश्र होगा, और जो बड़े बैनर की फिल्में आने वाली हैं धर्मा प्रोडक्शंस की, YRF वालों की, उनका क्या होगा। मैं कहूँगा कि 2022 एक टेस्ट केस था और 2022 में धर्मा प्रोडक्शन ने ब्रह्मास्त्र में अपनी उंगलियां बुरी तरह से जलाई हैं और उसको हिट करने की कोशिश में आगे का जो अपना भविष्य है उसको भी एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। तो ये रहा लेखा जोखा 2022 में, और आपके सामने आ रहा है भविष्य बॉलीवुड का 2023 में। आशा है कि आप 2023 में भी बॉलीवुड को, भविष्य को ऐसे ही अंधकार में बनाकर बॉलीवुड को कृतार्थ करेंगे और हिंदू धर्म को, राष्ट्र को बचाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।